नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर 1000 की फैमिली बहुत ही जल्द आप सबके सपोर्ट से होने वाली है। तो चलो बिना देरी किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 94 में एक गांव है नौरंगाबाद। इस गांव के छले गांव के जिन लोगों की जमीन नोएडा अथॉरिटी ने अधिग्रहित की थी, उन्हें इसके बदले में मुआवजे के साथ अलग अलग साइज के प्लाट भी नियम के अनुसार यहां आवंटित किए गए थे। चूंकि अभी इस इलाके में ज़्यादा आबादी और विकास नहीं हुआ है, इसीलिए जिन लोगों को यहां प्लाट मिले थे उनमें से कुछ ने अपने प्लाट की घेराबंदी करके उनमें एक या दो कमरे बनाकर उन्हें मजदूर तबके के लोगों को किराए पर दे दिया। सेक्टर 94 के इस इलाके में अभी सिर्फ मजदूर पेशा लोगों के ही 15 से 20 परिवार किराए पर रहते हैं। इस इलाके में बिजली पानी तो है, लेकिन घनी आबादी न होने के कारण शाम होते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। इसी इलाके के छले गांव में रहने वाले चरण सिंह का भी प्लाट था, जिसमें उन्होंने बाउंड्री करवाकर उसमें एक कमरा, शौचालय, स्नानघर और रसोई बनवाकर उसे किराए पर दिया हुआ था। पिछले 1.5 साल से इस कमरे में मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला संदीप यादव अपनी पत्नी सोनी यादव के साथ किराए पर रहता था। संदीप यादव की 1.5 साल पहले ही कासगंज की रहने वाली सोनी यादव से शादी हुई थी। दोनों की शादी कोरोना के बीच लॉकडाउन के दौरान हुई थी। संदीप यादव पहले सेक्टर 94 में ही हिंडल बैराज के पास किराए के किसी दूसरे कमरे में अपने एक दो के साथ रहता था, लेकिन शादी के बाद गृहस्थी होने के कारण उसने चरण सिंह का मकान किराए पर ले लिया। संदीप यादव शादी से पहले तो नोएडा में एक बड़े ढाबे पर काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब नौकरी चली गई और शादी हो गई तो पेट पालने और जीवन चलाने के लिए उसने महामाया फ्लाईओवर के नीचे साइकिल पर ही आलू की सब्जी और सस्ता कचौरी बेचने का काम शुरू कर दिया। संयोग से काम भी ठीक ठाक चलने लगा और संदीप यादव नौकरी से ज़्यादा अपने काम से पैसा कमाने लगा। कुल मिलाकर घर गृहस्थी मज़े से चलने लगी। अपने घर पर ही पत्नी सोनी यादव की मदद से वह सुबह के वक्त खस्ता कचौरी और सब्जी खुद तैयार करता था और फिर साइकिल पर रखकर उसे बेचने के लिए हर सुबह 10 से 11 बजे तक महामाया फ्लाईओवर के नीचे पहुंच जाता था और शाम को 5 बजे तक अपना माल बेचकर वापस घर लौट आता था। 20 जनवरी को भी संदीप यादव हर रोज की तरह सुबह के करीब 10:30 बजे साइकिल पर कचौरी और सब्जी लेकर सेक्टर 94 स्थित घर से निकला था और शाम को करीब 7 बजे वह घर लौटा था। घर के बाहर साइकिल खड़ी करने के बाद हमेशा की तरह संदीप यादव ने सोनी यादव को बाहर से ही दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन काफ़ी देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने दरवाजे को ढकेलते हुए थोड़ा कड़ी आवाज़ में कहा, क्या बात है महाराज, बाहर हो बहरी हो गई हो या कान में तेल डाल लिया है। कमरे में गहन अंधकार और सन्नाटा पसरा हुआ था। अन्य दिनों की अपेक्षा संदीप यादव को इस दिन पत्नी सोनी यादव का यह व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। संदीप यादव ने अनुमान से दरवाजे के पास लगे बिजली के बोर्ड को टटोलकर कमरे की लाइट जला दी। कमरे में रोशनी होते ही संदीप यादव फर्श पर सोनी यादव की खून से लथपथ लाश देखते ही संदीप यादव के गले से चीख निकल गई। सिर को पकड़कर संदीप यादव गला फाड़कर रोने लगा। कॉलोनी के मकान के एक दूसरे से काफी दूर बने थे, लेकिन शाम के सन्नाटे में संदीप यादव के रोने और चीखने की आवाज़ें इतनी तेज थी कि चंद समय में ही वहां कॉलोनी में रहने वाले कई मजदूर परिवार एकत्र हो गए। वैसे भी उस समय ज़्यादातर लोग अपने काम से घर लौटते हैं। सभी ने संदीप यादव को अपनी पत्नी की लाश के पास फूट फूट कर रोते देखा। कॉलोनी के एकत्रित हुए मजदूरों ने से किसी ने तब एक
निकट की ओखला पुलिस चौकी के इंचार्ज राजेंद्र सिंह को जाकर इस हादसे की सूचना दी तो वह तत्काल ही अपने पुलिस कर्मियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। कॉलोनी के लोगों ने संदीप यादव की पत्नी सोनी यादव की हत्या के बारे में जो खबर दी थी वह एकदम सही थी, लिहाजा घटनास्थल का मुआयना कर राजेंद्र सिंह ने 126 थाने के प्रभारी भरत कुमार राठी को हत्या की इस वारदात के अवगत करा दिया। थाना प्रभारी राठी की हेड कांस्टेबल मोनू जगपाल सिंह और कांस्टेबल अमित कुमार के साथ जब तक घटनास्थल पर पहुंचे तब तक वायरलेस पर जानकारी पाकर नोएडा जोन एस की एसीपी अंकिता शर्मा और एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए। क्राइम और फॉरेंसिक टीमों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया। संदीप यादव ने बताया कि सुबह जब वह घर से गया था तब उसकी पत्नी एकदम ठीक थी। शाम को 7 बजे लौटा तो पत्नी की लाश घर में पड़ी मिली। संदीप यादव से पूछते में पता चला कि घर में लूटपाट जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि किसी ने सोनी यादव की हत्या की नीयत से ही इस वारदात को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी राठी ने गहरा किया तो देखा कि कातिल ने बेदर्दी के साथ किसी चीज से सोनी यादव के चेहरे पर वार किया था, जिसके कारण नाक पर काफी गहरा जख्म था और वहां से बहने वाला खून जमकर काला पड़ चुका था। एक खास बात यह थी कि कातिल ने बड़ी बेरहमी के साथ सोनी यादव के सिर को शायद कई बार जमीन पर दे मारा था होगा, क्योंकि सिर के पिछले हिस्से से काफी चोट लगी थी और वहां से काफी खून भी बह रहा था। घटनास्थल के निरीक्षण से एक बात यह भी हुई कि सोनी यादव का शायद कातिल के साथ काफी संघर्ष हुआ होगा, क्योंकि उसके बदन के कपड़े काफी अस्त व्यस्त हो चुके थे। ब्लाउज के आगे का हिस्सा पूरी तरह से फटा हुआ था और शरीर पर पहनी हुई साड़ी भी घुटनों से ऊपर तक खिसकी हुई थी, जिससे लग रहा था कि उसके साथ कातिल ने या तो शारीरिक संबंध बनाए होंगे या फिर उसका प्रयास किया होगा। उच्च अधिकारियों ने निर्देश पर जांच की। सभी औपचारिकताएं पूरी करके थाना प्रभारी राठी ने सोनी यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह के आदेश पर थाना प्रभारी राठी ने दफा 302 आईपीसी यानी हत्या का मुकदमा पंजीकृत करके जांच पड़ताल का काम शुरू अपने हाथों में ले लिया। एक बात थी जो पुलिस की समझ में परे थी, वह यह थी कि संदीप यादव ने बताया था कि उसकी ना तो किसी से दुश्मनी है, ना ही घर में लूटपाट हुई है। वैसे भी संदीप यादव के घर में लूटपाट के लिए कोई ऐसी कीमती चीज भी नहीं थी कि उसके लिए बदमाश किसी की जान ले ले। हाँ, जिस संदिग्ध हालत में सोनी यादव का शव मिला था उससे यह जरूर लग रहा था कि कोई ऐसा जरूर है जिसकी सोनी यादव के ऊपर नीयत खराब थी। थाना प्रभारी राठी को एक बार संदीप यादव से कुछ खास बिंदुओं को लेकर पूछताछ करनी जरूरी लगी, लिहाजा उन्होंने अगली सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब सोनी यादव के शव का अंतिम संस्कार हो गया तो संदीप यादव को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। इस दौरान सोनी यादव के घर वाले भी अगली सुबह तक उसकी हत्या की सूचना पाकर उसके घर पहुंच गए थे। सोनी यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज कस्बे की रहने वाली थी। उसके परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और 4 बहनें थी। 2 भाई शैलेश व अखिलेश यादव से बड़ी एक बहन थी, जबकि 3 बहनें छोटी थी। परिवार की दोनों सबसे छोटी लड़कियों को छोड़कर सभी की शादी हो चुकी थी। सोनी यादव की शादी 2020 के मध्य में कोरोना लॉकडाउन के दौरान करीब 1.5 साल पहले हुई थी। जब पुलिस ने सोनी यादव के भाई अखिलेश से उसकी बहन के बारे में पूछा तो उसने अपने बहनोई संदीप यादव पर कोई शक तो नहीं जताया, लेकिन उसकी यह शिकायत थी कि जब संदीप यादव के पास रहने का कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था तो उन्हें सोनी यादव को ऐसे स्थान पर लाकर रखना ही नहीं चाहिए था। उसने अपनी बहन सोनी यादव से कहा भी था कि जब तक संदीप यादव रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं ले लेता तब वह वापस नहीं जाए,
लेकिन सोनी यादव ने उसकी एक नहीं मानी, जिसका खामियाजा उसकी जान के रूप में चुकाना पड़ा। सोनी यादव के घर वालों से कत्ल और कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था, इसीलिए सेक्टर 126 थाने की पुलिस के आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ किया, पता चल सके कि सोनी यादव का चाल चलन कैसा था और संदीप यादव की गैर मौजूदगी में किसी उसके घर में तो किसी को आते जाते नहीं देखा था। लेकिन कॉलोनी के लोगों ने पूछताछ में भी कोई मदद नहीं मिली। जब बारी थी संदीप यादव से कुछ अहम मुद्दों पर पूछताछ करने की, संदीप यादव ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने शायद अपने ही गांव के अजय नाम के लड़के से शादी से पहले ही संबंध थे। संदीप ने आशंका जताई, हो सकता है कि उसने ही सोनी यादव को मार दिया हो। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी, इसीलिए पुलिस की एक टीम उसी दिन कासगंज रवाना हो गई और अजय को हिरासत में लेकर नोएडा ले आई। दरअसल अजय से पूछताछ के लिए लाने के आधार पर कि पुलिस ने संदीप यादव से मिली जानकारी के आधार पर सोनी यादव के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई और जब उसे खंगाला गया तो पता चला कि सोनी यादव और अजय के बीच हर दिन कई बार फोन पर लंबी बातें होती थी और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर बातें होती थी। मोबाइल कॉल्स डिटेल की रिपोर्ट साफ बता रही थी कि दोनों के बीच साधारण संबंध नहीं थे। अजय से जब पूछताछ हुई तो पहले उसने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसके साथ सख्ती की गई तो वह टूट गया और कबूल कर लिया कि सोनी यादव के साथ उसके पिछले कई सालों से संबंध थे। सोनी यादव की जब से शादी हुई थी, उसके बाद भी जब वह अपने गांव आती थी तो दोनों मौका मिलने पर एकांत में मिलकर अपनी पुरानी मोहब्बत की यादों को ताज़ा करते रहते थे। थाना प्रभारी राठी ने जब अजय का मोबाइल फोन चेक कराया तो उन्हें उसमें सोनी यादव तथा अजय के कुछ ऐसे अवस्था के फोटो मिले जो दोनों के बीच के नाजायज रिश्ते को साबित करते थे। लेकिन अजय के फोन की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट और उसकी लोकेशन से न कहीं भी यह साबित नहीं हो रहा था कि वह सोनी यादव की हत्या वाले दिन या उससे पहले नोएडा आया था या फिर उसने किसी संदिग्ध नंबर पर बात की थी। इंस्पेक्टर राठी एक बात तो अच्छी तरह समझ गए थे कि अजय और सोनी यादव के बीच संबंध होने के बावजूद अजय के पास सोनी यादव की हत्या का कोई मोटिव नहीं था। लेकिन संदीप यादव, जिसको यह बात पता थी कि उसकी बीवी के अजय से संबंध है, तो उसके पास तो सोनी यादव की हत्या करने का पुख्ता आधार था। एक सीधे से दिखने वाले अनपढ़ आदमी ने पुलिस को कैसे अपने चाल में फंसाकर गुमराह कर दिया। बड़बड़ा रहे हुए राठी ने मुक्का मेज पर मारते हुए उसी समय एसआई राजेंद्र सिंह को तत्काल सोनी यादव के पति संदीप यादव की कॉल डिटेल्स निकलवाने का आदेश दिया। थाना प्रभारी राठी को न जाने क्यों यकीन होने लगा था कि सोनी यादव की हत्या के पीछे कहीं न कहीं संदीप यादव का हाथ हो सकता है, इसीलिए उन्होंने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई थी। लेकिन उसमें कोई ऐसी जानकारी, संदिग्ध नंबर या लोकेशन नहीं मिली जिससे इस मामले में अजय की भूमिका को साबित किया जा सके। एक सप्ताह बीत चुका था। पुलिस को सोनी यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी। जिस बात का शक था वही हुआ था। सोनी यादव की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी। इतना ही नहीं, उसकी मौत के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया गया था। बस यही वह कारण था जिसकी वजह से पुलिस को संदीप यादव पर किए गए शक से अपना ध्यान हटाना पड़ा, क्योंकि कोई भी पति किसी दूसरे आदमी को अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसके शव के साथ ऐसा घिनौना काम ना तो खुद करेगा, ना ही किसी दूसरे को करने देगा। संदीप यादव को संदेश से बाहर करने का दूसरा कारण यह भी था कि एक तो उसकी कॉल डिटेल्स में कोई संदिग्ध बात नहीं मिली, दूसरी महामाया फ्लाईओवर के नीचे रेहड़ी पटरी लगाने वाले कई लोगों से पूछताछ
के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि संदीप यादव उस शाम को हमेशा की तरह शाम को 6 बजे अपना काम खत्म करके साइकिल लेकर वहां से गया था। इसके बाद संदीप यादव पर शक करने की कोई वजह पुलिस के पास नहीं थी। राठी ने एक बार फिर से घटना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करने का फैसला किया। इसी कड़ी में पुलिस इलाके के हर घर में जाकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस ने तब पहली बार नोटिस किया कि एक प्लॉट पर बना कमरा ऐसा था जो घटना वाली रात को पूछताछ करते हुए भी पुलिस को बंद मिला, और एक सप्ताह बाद जब पुलिस ने दोबारा छानबीन की तब भी बंद पाया गया। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से इस मकान में रहने वाले शख्स के बारे में पूछा तो पता चला कि बुलंदशहर की छतारी कस्बे का रहने वाला रामवीर साहू उस कमरे में रहता है। रामवीर साहू पहले तो गुड़ बेचने का काम करता था, लेकिन 3-4 महीनों से वह ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। लोगों ने बताया कि जिस दिन सोनी यादव की हत्या हुई उस दिन सुबह के वक्त तो वह अपने घर में था, लेकिन इसके बाद से वह किसी को दिखाई नहीं दिया। यह जानकारी रामवीर साहू को संदेह के दायरे में लाने के लिए काफी थी। पुलिस ने जब संदीप यादव से रामवीर साहू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कॉलोनी में रहने के कारण उसकी रामवीर साहू से जान पहचान तो है, लेकिन वह उसके बारे में बहुत अधिक नहीं जानता है। संदीप यादव ने बताया कि कभी कभी रामवीर साहू महामाया मेट्रो स्टेशन के नीचे जहां वह कचौड़ी बेचता है सवारी लेने के लिए आकर खड़ा हो जाता था। संदीप यादव ने बताया कि इसी कारण अक्सर उसकी रामवीर साहू से बातचीत हो जाती थी। संदीप यादव और कॉलोनी के दूसरे लोगों से रामवीर साहू के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिली वह यह थी कि वह अक्सर शराब के नशे में रहता था। शराब को मजदूर तबके के ज़्यादातर लोग पीते हैं, लेकिन रामवीर साहू एक तरह से शराब का लती था। दिन हो या रात वह अक्सर शराब के नशे में दिख जाता था। रामवीर साहू के बारे में कुछ और जानकारी एकत्र की गई तो पता चला कि वह अविवाहित था। अविवाहित था और इस इलाके में आने से पहले अपनी बहन के पास छले गांव में रहता था। रामवीर साहू थाना प्रभारी राठी के रडार पर आ चुका था। उन्होंने रामवीर साहू की बहन का पता हासिल कर लिया और छले गांव में जाकर जब उसकी बहन से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि 20 जनवरी 2022 की रात को वह उसके पास आया था, लेकिन उसने बहुत शराब पी रखी थी। अगली सुबह जब उसने रामवीर साहू को शराब पीकर अपने घर आने की बात पर खरी खोटी सुनाई तो वह दोपहर को वहां से गांव जाने की बात कहकर चला गया। रामवीर साहू के बारे में जैसे जैसे जानकारियां मिल रही थी उसके खिलाफ शक का दायरा बढ़ता जा रहा था। सोनी यादव हत्याकांड की जांच में अब तक हुई प्रगति के बारे में जब एडीसीपी रणविजय सिंह को रामवीर साहू के बारे में तमाम जानकारियां मिली तो उन्होंने थाना प्रभारी राठी को उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा। थाना प्रभारी राठी ने कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसके फोन को ट्रेसिंग पर भी लगवा दिया। एसआई राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम लगातार रामवीर साहू के पीछे लगी थी। पुलिस टीम शहर के बुलंदशहर के उसके गांव छतारी पहुंची तो पता चला कि रामवीर साहू 21 जनवरी को अपने गांव आया तो था, लेकिन गांव में कोई नहीं था क्योंकि उसका एक भाई दिल्ली में सहदरा इलाके में रहता है। उसकी बेटी की 10 जनवरी को शादी थी। उसी के में शरीक होने के लिए माता पिता और परिवार के दूसरे लोग गए हुए थे। पुलिस की एक टीम रामवीर साहू के भाई अजय वीर के घर का पता लेकर वहां पहुंची तो पता चला कि 20 जनवरी को रामवीर साहू वहां आया जरूर था, लेकिन परिवार को उसका शराब पीना पसंद नहीं आया था और उसने खूब शराब पी हुई थी। इसीलिए परिवार वालों ने उसे वहां से यह कहकर भगा दिया कि उसके यहाँ शराबियों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस टीम को वहीं से यह जानकारी मिली कि रामवीर साहू की एक मौसी इंद्रवर्म के घड़ोली में रहती हैं।
जिनसे उसकी खूब पटती थी। हो सकता है रामवीर साहू उनके यहाँ गया हो। मौसी का पता लेकर जब पुलिस टीम घड़ौली के उसकी मौसी इंद्र वर्ण के रामवीर साहू को उसके यहाँ आया था, लेकिन वह काफी शराब पिए हुए था और काफी डरा सहमा हुआ था। मौसी ने पूछा तो उसने शराब के नशे में बताया कि उसने एक बड़ा गुनाह हो गया है, उसने किसी औरत को मार दिया है। मौसी ने पुलिस को बताया कि यह सुनकर वह बहुत डर गई थी, इसीलिए उसने रामवीर साहू से कह दिया कि वह तुरंत यहाँ से चला जाए, क्योंकि वह किसी पछड़े में नहीं पड़ना चाहती। रामवीर साहू तक पहुँचने के लिए उसकी मौसी अंतिम सिरा थी जहाँ से उसके मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बाद पुलिस को उसकी कोई खबर नहीं मिली। रामवीर साहू तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा था, लिहाजा एसीपी अंकिता शर्मा ने क्राइम ब्रांच की एक साइबर टीम को जांच के काम के साथ जोड़कर रामवीर साहू के मोबाइल को ट्रैक करने के काम पर लगा दिया। रामवीर साहू के मोबाइल की ट्रैकिंग के दौरान पुलिस को पता चला कि रामवीर साहू लगातार सोनी यादव के पति संदीप यादव के साथ बातचीत कर उसके साथ संपर्क में बना हुआ था। पुलिस ने जब संदीप यादव से पूछा कि क्या रामवीर साहू ने उसके साथ संपर्क किया है, तो वह साफ मुंह कर गया कि रामवीर साहू ने उसके साथ कोई संपर्क किया है। पुलिस टीम समझ गई कि दाल में कुछ काला है, जिस कारण संदीप यादव सफेद झूठ बोल रहा है। पुलिस ने संदीप यादव को बिना कुछ बताए उसके और रामवीर साहू के मोबाइल की मॉनिटरिंग और उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। 7 फरवरी 2022 को दोपहर में मोबाइल ट्रेसिंग से पता चला कि दोनों महामाया फ्लाईओवर के नीचे आपस में मिलने वाले हैं। इस सूचना के बाद थाना प्रभारी BS राठी ने अपनी टीम के साथ सादा कपड़ों में आसपास छिपकर निगरानी शुरू कर दी। दोपहर करीब 3 बजे रामवीर साहू पहचान छिपाने के लिए सिर पर कपड़े का साफा बांधकर संदीप यादव से मिलने पहुंचा, तो पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की टीमें दोनों को लेकर थाने पहुंची और उनसे पूछताछ हुई, तो मामूली पूछताछ के बाद ही सोनी यादव की हत्या का खुलासा हो गया। दरअसल संदीप यादव ने बताया कि उसी ने अपनी पत्नी सोनी यादव की हत्या रामवीर के द्वारा पैसे देकर करवाई थी। संदीप यादव की जब सोनी यादव से शादी हुई, तब दोनों की जिंदगी बेहद खुशहाल थी और संदीप यादव सोनी यादव को प्यार भी करता था, बहुत करता था। लेकिन एक दिन सोनी यादव जब बाथरूम में नहा रही थी, तो संदीप यादव ने वैसे ही उसका मोबाइल चेक कर लिया। उस दिन संदीप यादव यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी बीवी सोनी यादव उसे धोखा दे रही थी। शादी से पहले ही उसके अपने गांव के अजय के साथ संबंध थे। संदीप यादव ने सोनी यादव की सच्चाई उस पर रजागर नहीं हुई, इसीलिए इस दिन के बाद से वह सोनी यादव से छुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगा। सोनी यादव से छुटकारा पाने की सोच के पीछे एक दूसरी वजह यह थी कि अपनी ससुराल कासगंज में आते जाते संदीप यादव अपनी सबसे छोटी साली रानी, जो सभी बहनों में सबसे ज्यादा सुंदर थी, को पसंद करने लगा था। सोनी यादव से छुटकारा पाने की एक वजह यह भी थी कि 1.5 साल होने को आया, लेकिन अभी तक सोनी यादव के मां बनने की कोई गुंजाइश नहीं बनी। तो संदीप यादव ने डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि सोनी यादव के मां बनने की संभावना बहुत कम है। संदीप यादव के पास सोनी यादव से छुटकारा पाने की 3 वजह हो गई थी। अब वह किसी भी हालत में सोनी यादव से छुटकारा पाकर अपनी साली से शादी करने का फैसला कर चुका था। संदीप यादव ने फैसला किया कि अगर सही योजना बनाकर सोनी यादव की हत्या करवा दी जाए, तो रानी से शादी का रास्ता साफ हो सकता है। इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए, यह बात सोच ही रहा था कि 19 जनवरी को अचानक उसकी कॉलोनी में रहने वाला रामवीर साहू, जो उसका दोस्त भी बन चुका था, शाम को हमेशा की तरह दारू पीने के बाद उसके पास कचौड़ी खाने आया। काम खत्म करने की तैयारी कर रहे संदीप यादव ने अचानक रामवीर साहू ने अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोते हुए
कह दिया कि जिंदगी में पैसा बहुत बड़ी चीज है, इसको हासिल करने के लिए किसी का खून भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। रामवीर साहू के मुंह से यह बात सुनते ही संदीप यादव के दिमाग की बत्ती जलने लगी। उसे लगा कि अगर बात बढ़ाई जाए तो रामवीर साहू उसका काम कर सकता है। संदीप यादव ने अपनी तरफ से रामवीर साहू को परखने के लिए पत्ता फेंका। तू भी खून तो भाई कर दे, तू भी खून कर और पैसे कमा। रामवीर साहू बोला, अरे भाई ऐसे ही किसी का खून कैसे कर दूं? कोई काम बताए, माल दे तभी तो करूं। यह काम भी अगर मैं कोई काम बताऊं तो करेगा। संदीप यादव ने लोहा गर्म होते देखा, तुरंत पूछ लिया, तुझे कितना काम करना है, किसका काम कराना है और तू पैसा कहाँ से देगा? रामवीर साहू की पुतलियां भी सोच में सिकुड़ गए। संदीप यादव बोला, वो छोड़, तुझे मेरे काम का पैसा मिलेगा, पहले यह बात बता, काम करेगा? रामवीर साहू ने उत्साहित होते हुए कहा, हाँ भाई, माल देगा तो काम क्यों नहीं करूंगा। तो ठीक है, मेरी बेबी को मार दे, पूरे इतने रुपए दूंगा। अबे पागल हो गया है क्या तू, जो अपनी बीवी को मरवाना चाहता है? रामवीर साहू ने फटी आंखों से पूछा, क्या वजह है? एक नहीं कई वजह हैं भाई। एक तो कमीनी की शादी के पहले से गांव में किसी यार से चक्कर चल रहा है, दूसरा वह मां नहीं बन सकती, और तीसरा मुझे उसकी छोटी बहन बहुत पसंद है। इसका काम तमाम हो जाए तो मैं उससे शादी कर लूंगा। संदीप यादव ने इस दिन अपने मन की बात रामवीर साहू को बताई तो उसने कहा कि अभी शराब बहुत पी ली है, वह काम करेगा या नहीं इसके बारे में सोचकर कल बताएगा। मामला बनता देख संदीप यादव ने चलते समय रामवीर को कुछ रुपए दे दिए। रामवीर साहू फिर से शराब के ठेके पर गया और फिर शराब पी और रात को घर चला गया। रामवीर साहू ने सुबह शराब का नशा उतर जाने पर संदीप यादव की कही बातों पर विचार किया तो काफी सोच विचार कर दोपहर 1 बजे फिर से महामाया फ्लाईओवर के नीचे संदीप यादव के ठिकाने पर पहुंच गया। संदीप यादव ने उससे पूछा, क्या इरादा किया? भाई, इरादा तो ठीक है, लेकिन तूने अपनी बीवी के मौत की कीमत बहुत कम लगाई है। संदीप यादव ने पूछा, क्यों, तुझे कितना चाहिए? रामवीर साहू बोला, देख तू अपना दोस्त है, तेरी परेशानी भी जायज है, लेकिन फिर भी अगर कम से कम 1.5 लाख खर्च करे तो काम किया जा सकता है। थोड़ी देर तक संदीप यादव और रामवीर साहू के बीच कत्ल करने के लिए दी जाने वाली रकम को लेकर सौदेबाजी होती रही। जब संदीप यादव ने देखा कि रामवीर साहू इससे कम पैसे लेने के लिए टस से मस नहीं हो रहा तो उसने कहा, ठीक है भाई, तुझे इतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन काम बड़ी सफाई से होना चाहिए। काम होते ही सुबह पैसे दे दूंगा। कहते हुए संदीप यादव ने जेब से कुछ रुपए निकाले और रामवीर साहू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हो सके तो आज ही काम कर दे, शाम तक कॉलोनी में वैसे भी सन्नाटा रहेगा। मैं यहाँ हूँ और सोनी घर में अकेली है, बस जाकर ठिकाने लगे दे। सारी बात तय हो गई और तो 1.5 लाख में सोनी यादव को मारने की बात कहकर रामवीर साहू वहां से निकल गया। उसने उसी समय अपना मोबाइल भी बंद कर दिया, क्योंकि उसने टीवी सीरियल्स में देखा था कि मोबाइल की लोकेशन से पुलिस कातिल को खोज लेती है। सबसे पहले वह निकट के शराब ठेके पर पहुंचा, जमकर शराब पी। उसके बाद करीब 4 बजे संदीप यादव के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। उस वक्त पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ था। सोनी यादव ने अंदर से ही पूछा, कौन है? तो उसने बता दिया, भाभी जी, मैं हूँ रामवीर साहू, संदीप यादव ने आपको देने के लिए पैसे भेजे हैं। रामवीर साहू ने बता ही दिया। ऐसी थी कि सोनी यादव ने दरवाजा खोल दिया। वैसे भी वह साहू को जानती थी, लेकिन जैसे ही सोनी यादव ने दरवाजा खोला, रामवीर साहू ने उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। सोनी यादव की नाक पर घूंसा लगते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चीखते हुए कमरे के बीचों बीच फर्श पर गिर पड़ी।
रामवीर साहू के लिए इतना मौका काफी था। वह झट से कमरे में घुसा और दरवाजा भीतर से बंद कर जमीन पर पड़ी सोनी यादव की तरफ पलटा, लेकिन कुछ पलों के लिए अचेत हुई सोनी यादव पर निगाह पड़ते ही शराब के नशे में धुत रामवीर साहू की आंखों में वासना के डोरे तैरने लगे। असल चेहरे पर वार होने से संतुलन खोकर गिरने वाली सोनी यादव के कपड़े इस कदर अस्त व्यस्त हो गए कि जांघों तक दिख रही सोनी यादव की नग्न गोरी देह को देखकर रामवीर साहू के शरीर में रंगते खड़े हो गए। उसने सोचा कि सोनी यादव को मारना तो है ही, क्यों ना उससे पहले वह अपनी वासना की आग बुझा ले। यही सोचकर उसने उसके साथ जमीन पर ही शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए, लेकिन अपनी उत्तेजना से अतिरिक्त में कुछ करता उससे पहले ही सोनी यादव की चेतना लौट आई। वह शोर मचाने की कोशिश करने लगी, विरोध करने लगी। एक तो शराब का नशा, ऊपर से वासना का जुनून। सोनी यादव रामवीर साहू के लंबे चौड़े शरीर के नीचे दबी पड़ी थी। उसको शांत करने के लिए रामवीर साहू ने सोनी यादव के सिर को दोनों कनपट्टी से पकड़कर 3-4 बार फर्श पर पटक दिया। सोनी यादव कुछ पल छटपटाती, फिर उसका शरीर शांत हो गया। लेकिन सोनी यादव के शांत होते ही रामवीर साहू के भीतर वासना का उफान आ गया। इस बात से अनजान कि सोनी यादव की मौत हो चुकी है, रामवीर साहू उसके जिस्म से खेलते हुए अपनी काम वासना शांत करता रहा। जब वासना का भूत उतरा तो देखा कि अचेत पड़ी सोनी यादव के सिर से काफी खून बह चुका है और वह मर चुकी थी। उसने सोनी यादव की साड़ी को घुटनों से नीचे कर दिया। कई बार उसके शव को हिलाकर देखा कि उसमें जान तो नहीं बाकी है। करीब 5 बजे रामवीर साहू ने घर का दरवाजा खोलकर देखा कि बाहर कोई है तो नहीं, और उसके बाद रास्ता साफ देखकर वह कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह इतना सहम गया कि संदीप यादव से भी संपर्क नहीं किया। रामवीर साहू ने 2 दिन तक अपना मोबाइल फोन भी ऑन नहीं किया। जब संदीप यादव को बाद में पुलिस ने यह बात बताई कि उसके कातिल ने मौत के बाद इसके साथ संबंध बनाए थे, तो उसको रामवीर साहू पर बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन बाद गिरफ्तारी के डर से इधर उधर भागते हुए रामवीर साहू ने जब पैसे मांगने के लिए संदीप यादव से फोन पर बात करते हुए संपर्क किया, तभी पुलिस को मोबाइल सर्विलांस के जरिए संदीप यादव पर भी शक होना शुरू हो गया। इस मामले में न तो मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से कोई मदद मिली, क्योंकि कातिल और राज रचने वाले के बीच कोई फोन संपर्क रिकॉर्ड ही नहीं था। न ही रामवीर साहू अपने फोन को ऑन करके घटना स्थल पर गया था और न ही घटना का कोई चश्मदीद था। न ही रामवीर साहू को घटना स्थल पर जाते किसी सीसीटीवी के कैप या इसीलिए पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मार रही थी। लेकिन अपने डर के कारण अगर रामवीर साहू अपना घर छोड़कर गायब नहीं होता और बाद में वह फोन पर संदीप यादव से संपर्क नहीं करता, तो शायद पुलिस कभी सोनी यादव के हत्यारों तक पहुंच ही नहीं पाती। अपनी साली को पाने की चाहत में संदीप यादव ने अपनी बेवफा बीबी को मारने की साजिश रचकर जो घिनौना अपराध किया, वह तो गलत था। लेकिन रामवीर साहू ने सोनी यादव की हत्या कर उसके मृत शरीर से वासना की जो भूख शांत की, वह हैवानियत की सभी सीमाओं के परे थी। संदीप यादव और रामवीर साहू से पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्या के इस मामले में साजिश की धारा 120 भी जोड़कर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी की राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को निराश करना नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य आपको सचेत करना, आपको जरूर जागरूक करना है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो, अगर आपने अभी तक क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी फैमिली काफ़ी तेज़ी से आप सबके सपोर्ट से बढ़ती जा रही है।
तो उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की आगे कहानियों में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।